नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर जो चौथा सेमेस्टर है उसका जो आपका अंतिम सब्जेक्ट बचा है जिसका नाम है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट है साथियों और आपके एनिमल हस्बेंड्री से भी टच खाता है और काफ़ी बड़ा सिलेबस है साथियों। इतने बड़े सिलेबस में आपको समझ ही नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखो, सबसे पहले इसके बारे में जो जनरल चीज़ें दी हैं उनको हमको पढ़ना रहेगा। हर वीडियो में हर यूनिट को उठाएंगे। पहली यूनिट है जनरल, सामान्य चीज़ें हैं जैसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंस वगैरह होगा, मार्केटिंग इसकी होगी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा क्या इतिहास रहा, ब्रीडिंग देखेंगे, ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या किसमें क्या होता है, जनरल मैनेजमेंट इसका कैसे करते हैं, जैसे कि मतलब कैसे क्या इसमें कौन से जैसे कि इक्विपमेंट यूज़ करते हैं रहने के लिए, इनके इंक्यूबेशन के लिए क्या क्या होता है, फीड एंड फीडिंग के लिए देखेंगे साथियों, फीडिंग किस में किस प्रकार होता है, हेल्थ मैनेजमेंट देखेंगे किसमें कौन से रोग हो जाते हैं, कैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस वगैरह होता है। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे, फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देखेंगे कौन कौन से भैया प्रोडक्ट होते हैं, चाहे अंडा हो जाए चाहे आपका चिकन हो जाए, इनको मार्केट में कैसे एग मार्क क्या क्या इसमें कैसे क्वालिटी को मैनेज किया जाता है, कौन सी संस्था इनको रेगुलेट करती है, कौन ग्राइंडिंग करता है, कौन स्टोरेज करता है, कैसे प्रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें है कि काला चिट्टा आपको एग्री ज्ञानपीठ पर एक ही जगह इकट्ठा मिल जाएगा, एक छत के नीचे साथियों। बने रहिएगा। पहला वीडियो शुरू करते हैं और पहले वीडियो में पहले प्रश्न के साथ एंट्री होती है मित्रगण। पहला क्वेश्चन है, भारत में पोल्ट्री उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्या? बताओ भाई क्या है योगदान? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मांस और अंडा उत्पादन दोनों साथियों। तो अकेले मांस नहीं है बल्कि अंडा और मांस दोनों का बराबर योगदान है साथियों, ध्यान रखना मित्रों। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में पोल्ट्री उद्योग का आर्थिक महत्व किस कारण से बढ़ा है? किस कारण से बढ़ा है बताओ भाई? बड़े पैमाने पर उत्पादन, बढ़ती जनसंख्या और पोषण आवश्यकताएं, सरकारी नीतियां, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में। बताओ भाई भारत में पोल्ट्री उद्योग का आर्थिक महत्व किस कारण से बढ़ा है? तो भाई जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे पोषण की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, पोषण न्यूट्रिएंट की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, 2 का बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में अंडे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत में अंडे का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मित्रों ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला है, पोल्ट्री उत्पादन में सबसे अधिक उपयोग होने वाली पक्षी जाति कौन सी है? पक्षी जाति, सबसे अधिक पक्षी जाति कौन सी है? कौन सा भैया पूछा है? पक्षी जाति पूछा है, जानवर जाति नहीं पूछा है। जानवर जाति पूछा नहीं है, पक्षी जाति पूछा है। पक्षी जाति का मुर्गी होगी, क्या बतख होगी, टर्की, गुस्सा पक्षी, क्या होगा भाई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, मुर्गी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मुर्गी हो जाएगी मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में पोल्ट्री उद्योग की स्थापना किस दशक में हुई थी? बताओ भाई पोल्ट्री उद्योग की स्थापना भारत में किस दशक में हुई थी? दशक पूछ रहा है मित्रों, तो थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको भारत में पोल्ट्री उद्योग का डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पता चलेगा मित्रों, अगर आपने डीप में पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो एग्री ज्ञानपीठ आपकी समझ 1960 का दशक प्रस्तुत करता है मित्रगण, नोट कर लो 1960। 5 का ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन है, पोल्ट्री उद्योग में ब्रॉयलर से क्या अभिप्राय है? भाई ब्रॉयलर क्या होता है बताओ भाई? ब्रॉयलर होता क्या है? अंडे देने वाली मुर्गी होती है, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है, पोल्ट्री फार्म होता है, चिकन बिक्री केंद्र होता है। बताओ क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी होती है, इनको क्या कहते हैं? ब्रॉयलर कहते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा। पोल्ट्री फार्म के हैं क्या? नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी मित्रों। अगला है, तो अगला क्वेश्चन है मित्रों, पोल्ट्री उद्योग में ये तो हो गया था। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग की विकास दर लगभग कितनी है? तो विकास दर कितनी है? तो भाई 8 से 10% होगी, 5% तो बहुत कम हो जाती है, 12 से 15-20 बहुत ज़्यादा हो जाती है। मिडिल है, मिडिल पाथ अपनाओ तो 8 से 10%, 8 से 10%। 8 नंबर है आपका, पोल्ट्री उद्योग के लिए कौन सा पोषण तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे अधिक प्रोटीन। भाई प्रोटीन के लिए ही सब कुछ किया जाता है आजकल। सबसे पहले खाते हो प्रोटीन की बात जरूर करते हो, सबसे महत्वपूर्ण कहीं भी आएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बसा और फाइबर भाई ये तो सब नुकसानदायक है। अगला है, पोल्ट्री के अंडे में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है साथियों? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। भाई देखो घुमा के पूछ लिया है तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं भी समझना है प्रोटीन मारो भाई। भारत में पोल्ट्री मांस का मुख्य बाजार क्या है? तो भाई ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। अब आधे लोग तो ग्रामीण क्षेत्र लगाएंगे, लेकिन भाई साहब शहरी क्षेत्र है। पोल्ट्री मांस देखो ना, गांव में इतनी दुकानें मांस की नहीं मिलेगी जितनी सिटी में मिलेंगी साथियों। सिटी में पूरी की पूरी फैक्ट्री बना दी जाती है मित्रगढ़। अगला है, पोल्ट्री उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर सीमा क्या है? बताओ भाई 18 से मन में बोल लो क्या बोला है, बी नंबर हो जाएगा आपका। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग के विकास में किस
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बताओ भाई। बिना सरकारी योजना के काम नहीं चलेगा, निजी निवेश आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सभी हो जाएंगे मित्रों, सभी हो जाएंगे। नोट करके रख लीजिएगा। 14 नंबर के बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर। भारत में पोल्ट्री उद्योग का सबसे बड़ा संकट है, क्या है भाई? बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे मुर्गी में कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। चारे की कमी बहुत समस्या है भाई, चारा आजकल कोई बोना नहीं चाहता है। चारे की कमी, मार्केटिंग की समस्या तो है ही, बढ़िया हमारे पास कोई प्रिजर्वेशन टेक्निक नहीं है, स्टोरेज वाली चीज़ें नहीं है, फ्रीजर नहीं है, तो सब समस्याएं हैं। डी नंबर ऑप्शन लगा दो भाई। समस्याओं में कभी आ जाए डी नंबर लगाना, भारत में बहुत ही समस्याएं हैं। लेयर बर्ड्स किसके लिए पाली जाती है? तो अंडा उत्पादन के लिए, ये मुर्गी की है, तो लेयर बर्ड्स अंडा उत्पादन के लिए मित्रों। अगला है 15 नंबर। पोल्ट्री उद्योग में हैंड डे एग प्रोडक्शन का क्या अर्थ है? हैंड डे एग, हैंड मीन्स बताओ, मुर्गी, डे दिन, एग अंडा, प्रोडक्शन उत्पादन, बताओ क्या मतलब हुआ इसका, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या मतलब हुआ इसका। अगर आपको केवल तोड़ना आ जाएगा शब्द को तो आप आंसर बता दोगे। तो हर मुर्गी द्वारा प्रतिदिन दिया गया अंडा, यानी डे प्रतिदिन दिया गया एग अंडा, तो हर मुर्गी द्वारा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। पोल्ट्री उत्पादन में कौन सा रोग सामान्य है? सबसे सामान्य रोग मित्रों जो है वो है न्यूकेसल रोग। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत परेशान करता है भैया, बहुत ही परेशान करता है। इसको गांव देहात में क्या बोलते हैं, आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आपको हो सकता इसको पता नहीं हो, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं पालता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसको क्या है, न्यूकेसल रोग, ध्यान रखना है। भारत में अंडे की औसत प्रति व्यक्ति खपत लगभग कितनी है? तो 20 से 30 अंडे प्रति वर्ष है साथियों, 20 से 30। अब इसको ग्राम में नहीं दिया है, 20 से 30 अंडे प्रति वर्ष याद रखो, 20 से 30 अंडे, इनकी क्वांटिटी ध्यान रखो मित्रों। भारत में पोल्ट्री उद्योग में मुख्य मार्केटिंग चैनल कौन सा है? तो खुदरा बाजार होता है, खुदरा बाजार, रिटेलर। भाई मुख्य क्या है? अब ऐसा तो है नहीं आप जाते हो घर में भाई थोक के भाव में भर के ले जाते हो, जाओ भाई जाते हैं कई सारे मुर्गी 15-20 ठो ले आते हैं और उनको धीरे धीरे काटेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर वाले हैं सिस्टम, जैसे आज खाया, फिर 15 दिन बाद ज़रूरत पड़ी, फिर लाए, फिर 5 दिन बाद ज़रूरत पड़ी, ऐसे है। तो हम खुदरा बाज़ार वाले हैं, खुदरा बाज़ार बहुत ज़्यादा है। खुदरा बाज़ार में हम भीड़ लगा के पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर उसको बड़े चौक से ला के घर में बनाते हैं मित्रों। पोल्ट्री उत्पादन के लिए कौन सा फीड सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैश फीड, मैश फीड, तो मैश फीड। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग का वर्तमान अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 300 करोड़ अंडे, 300 करोड़ अंडे। देखो कुछ लोग कहते हैं भाई कि जैसे कि कुछ लोगों से कह दिया जाता है कि भाई ये मुर्गी और ये जो भी चीज़ें होती हैं जो मांस वाले लोग होते हैं खाते हैं, तो उनसे अगर बोल दो भाई मत खाओ ये चीज़ें, कुछ लोगों को बुरा लग जाती हैं। और सच में आजकल मांस मुर्गा ये सब काटना खाना तो ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, ये मुर्गी जो है ये लोगों को खाना शुरू कर देंगी। भाई कैसे खाना शुरू कर देंगी? आप पूरे इकोसिस्टम को ला के रख दिया हो, केवल मुर्गी और इन चीज़ों से क्या ये संख्या इतनी बढ़ जाएगी? भाई सबसे ज़रूरी है इंसान बढ़ रहा है ना, इंसान की संख्या कितनी बढ़ रही है, तो इंसान सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान हो रहा है, तो इंसान को खाना शुरू कर दो ना, इससे बढ़िया है, ठीक है। भारत में अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी चिकन मांस। भाई अपनी अपनी मर्जी है, कोई अपनी जो है इसको ज़्यादा सीरियस मत ले, अपनी अपनी मर्जी है। मेरा तो वक्तव्य यही है कि क्यों किसी जीव की हिंसा करना, जितना उसमें दर्द उतना इंसान में भी दर्द होता है। अपनी जगह पर रख के देखो, उसमें अकल नहीं है, बहुत स्वतंत्र है नहीं, और किसी की भी स्वतंत्रता को परतंत्र बनाना एक अच्छा तो नहीं होता है। फिर भी इंसान की मर्जी है, अपने खाने के लिए, अपनी उपभोग करने की चीज़ों के लिए, भोग विलास के लिए पता नहीं क्या क्या करे। वो तो गांधी जी ने भी कहा था कि इंसान की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, सभी चीज़ें पूरी हो जाएंगी लेकिन आवश्यकता कभी पूरी नहीं हो पाएगी, नीड हमेशा इंसान की बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगला है 22 नंबर, पोल्ट्री उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक कौन सा है? तो तापमान भी है, नमी भी है, वायु की गुणवत्ता, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। अगला है 23 नंबर, पोल्ट्री उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 16 से 18 घंटे। उपयुक्त प्रकाश अवधि पूछा है 16 से 18 घंटे मित्रों। अगला है, पोल्ट्री उद्योग के इतिहास में किस वर्ष में भारत में पहला पोल्ट्री फार्म स्थापित हुआ था? 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों ये प्रश्न चल रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है। पोल्ट्री में किस जाति के पक्षी तेजी से बढ़ते हैं? तेजी से ब्रॉयलर बढ़ते हैं मित्रों, ब्रॉयलर। अगला है, पोल्ट्री उद्योग में डबल पर्पस बर्ड का मतलब क्या है बताओ? तो अंडा और मांस दोनों के लिए जो उपयोगी होता है उसी को डबल पर्पस बर्ड कहते हैं। और डबल पर्पस कई सारी ब्रीडिंग वो आती हैं, नस्ल भी आती हैं, ठीक है। भारत में पोल्ट्री उद्योग की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? तो भैया बीमारियां हैं, फीड की उपलब्धता, मार्केटिंग समस्याएं, डी नंबर बता दिया था, उसी में एक को एक्स्ट्रा दे दिया है। अगला है,
पोल्ट्री उत्पादन में चिकन का औसत वजन कितने सप्ताह में बढ़कर 2 किलो हो जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 से 7 सप्ताह में बढ़कर 2 किलो हो जाता है मित्रगण। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। भारत में अंडा उत्पादन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, मुर्गी है अंडा उत्पादन का प्रमुख स्रोत। पोल्ट्री उत्पादन में किस तकनीक का उपयोग रोग नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो भाई टीकाकरण हो जाएगा, कीट नियंत्रण हो जाएगा, स्वच्छता हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 30 का डी हो जाएगा। 31 नंबर है। पोल्ट्री उद्योग में एग ग्रेडिंग किसके लिए किया जाता है? तो एग की जो ग्रेडिंग की जाती है वो अंडे के आकार को अच्छी तरीके से सुडौल बनाने के लिए और उसकी क्वालिटी को बेटर डन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो अंडे का आकार और गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए मित्रों 32 नंबर है आपका। पोल्ट्री उद्योग में फीड कन्वर्सन रेशियो यानी FCR का मतलब क्या है? FCR का मतलब होता है मित्रों फीड की मात्रा और उत्पादन का अनुपात कितना है। बाकी ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? बताओ भाई, पोल्ट्री उद्योग की पूछिए तो भैया अमूल के अलावा और कौन सी हो सकती है? अभी बताओ। पोल्ट्री उत्पादन में इंक्यूबेशन पीरियड किस पक्षी का लगभग कितना होता है? किस पक्षी का? तो लगभग मुर्गी का 21 दिन होता है, बतख का 15 गलत है, टर्की का 30 गलत है। भाई कहाँ से दे दिया 30 दिन? कबूतर का 10 गलत है। तो मुर्गी का कितना होता है? 21। और मुर्गी का ही आपके जहन में चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मुर्गी, जो कि आपके सिलेबस में है। पोल्ट्री उद्योग में सेक्सिंग किसके लिए किया जाता है? तो भाई ऑप्शन आपका इसमें दिया नहीं है। पक्षी की उम्र निर्धारित करने के लिए बिल्कुल नहीं, पक्षी के लिंग निर्धारण के लिए सी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला होगा, नहीं पहली बात दिया नहीं। तो पक्षी के लिंग निर्धारण के लिए सेक्सिंग होता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी। पोल्ट्री उद्योग में सेक्सिंग का मतलब क्या होता है? तो पक्षी का लिंग निर्धारण के लिए, देखो दे दिया, सी नंबर है ना। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग की सबसे बड़ी आपूर्ति श्रृंखला किस प्रकार की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, निजी। पोल्ट्री के लिए ब्रॉडर का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, नवजात पक्षियों को गर्म रखने के लिए मित्रों। अगला है, पोल्ट्री उद्योग में वैक्सीनेशन शेड्यूल का महत्व क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, रोगों की रोकथाम के लिए। 40 नंबर है आपका। पोल्ट्री उत्पादन में कूलिंग का क्या अर्थ होता है? तो कूलिंग का अर्थ होता है रोगग्रस्त पक्षियों को हटाना, कूलिंग का अर्थ होता है। भारत में पोल्ट्री उद्योग के विकास के लिए कौन सा प्रमुख संगठन कार्य करता है? तो प्रमुख संगठन है ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICR। पोल्ट्री उद्योग में लेयर बर्ड का औसत अंडा उत्पादन अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 40 से 50 सप्ताह। पोल्ट्री उद्योग में लेयर बर्ड का जो एवरेज एग प्रोडक्शन जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो भाई 40 से 50 सप्ताह मित्रगण। अगला है, भारत में पोल्ट्री उद्योग में उपयोग किए जाने वाले फीड में मुख्य घटक क्या हैं? तो भाई सोयाबीन का भोजन भी खाता है, चावल भी, मक्का भी, तीन हो जाएंगे। तो तीनों भाई ये एक तरीके से मुख्य फीड वाले घटक हो जाते हैं। तो ये तीनों फीडिंग में काम आते हैं। पोल्ट्री उत्पादन में मोरेलिटी रेट से क्या अभिप्रेत है? मोरेलिटी रेट से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पक्षियों की मृत्यु दर से है, पक्षियों की मृत्यु दर से है। पोल्ट्री उद्योग के लिए बायोसिक्योरिटी मेजर्स क्यों जरूरी है? तो रोगों से सुरक्षा के लिए बायो सिक्योरिटी मेजर काफ़ी जरूरी हो जाता है मित्रों। भारत में पोल्ट्री उद्योग की प्रमुख चुनौती हो जाती है उचित चारा उपलब्धता, उचित पानी की आपूर्ति, रोग नियंत्रण यानी डी नंबर, तीनों हो जाएंगे मित्रों। अगला है, पोल्ट्री उद्योग में फीड सप्लीमेंटेशन का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है पक्षियों को अतिरिक्त सप्लीमेंट देना, अतिरिक्त पोषण प्रदान करना कह सकते हो। भारत में पोल्ट्री उद्योग के लिए कौन सा कीटाणु सबसे खतरनाक माना जाता है? तो फ्लू वायरस जो होता है बार बार अटैक करता है जी, कीटाणु जो होता है बार बार पशुओं पर अटैक कर देता है। पोल्ट्री उद्योग में ब्रॉयलर चिकन के लिए सर्वोत्तम पालन अवधि क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 से 7 सप्ताह है, 6 से 7 सप्ताह है। पोल्ट्री उद्योग के लिए वेंटिलेशन सिस्टम का क्या महत्व है? ऑप्शन हो जाएगा मित्रों डी, तापमान को कंट्रोल करने, ताज़ा हवा प्रदान करने के लिए और रोगों को कम करने के लिए ये क्या है? वेंटिलेशन सिस्टम काम आता है मित्रों, वेंटिलेशन सिस्टम काम आता है। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा भी क्वेश्चन बने हैं, पोल्ट्री का सिलेबस आपका बहुत ही बड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो इस पर आएंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेपर आपको टिपिकल 20 बार ये वाला बनाएगा। जो एग्री ज्ञानपीठ बताता है वो पुराने पेपर के आधार पे बताता है कि अगर टफ बनाएगा तो क्यों बनाएगा, क्योंकि पुराने पेपर देख के आता है। यूनिवर्सिटी अगर एक साल आपका एवरेज रखती है तो दूसरी साल और बढ़ाती है, तीसरी साल फिर एवरेज कर देती है। हम लगातार पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये पैटर्न कभी उसने तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्री ज्ञानपीठ के अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम हॉल में आप खुद जान जाते होंगे पेपर देने के बाद, और जैसे कि कई सारे स्टूडेंट का रिप्लाई भी आता रहता है। कोई नहीं, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज फिर BSc एग्रीकल्चर चौथे सेमेस्टर के लिए जो आपका पोल्ट्री वाला जो सिलेबस चल रहा था, सब्जेक्ट चल रहा था लास्ट पेपर वाला, तो उसी को लेके ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए थे जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो जिनके बिना पेपर ही अधूरा हो जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन से हम फिर से शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो लेक्चर है आपका, सिलेबस के आगे भाग को बढ़ाते हुए। यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई है, ये आपकी यूनिट नंबर 2 है, डाल लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मादा चिकन के प्रजनन अंगों में मुख्य क्या होता है? तो अंडाशय और अंडानली। ऑप्शन हो जाएगा ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मित्रगण, नर चिकन के प्रजनन तंत्र में प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो टेस्टिस। ऑप्शन हो जाएगा ए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तीसरा है क्वेश्चन आपका साथियों, ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन करना, इसीलिए ब्रायलर देखो ब्रायलर चिकन का मुख्य उद्देश्य होता है मांस उत्पादन। तो ब्रायलर केवल इनका एक ही उद्देश्य होता है, ये मांस उत्पादन के लिए। कहीं आप जाएंगे, आपने कई बार ब्रॉयलर सुना होगा नाम, ठीक है। अगर विदेशों में जाएंगे तो भाई जगह जगह पर देखेंगे, ठीक है। अगला है लेयर चिकन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिक अंडे देना। भाई आज चिकन के बारे में सब जान जाओगे मित्रों। अगला है बताइए कि क्वेल किस वर्ग के पक्षी हैं? क्वेल पूछ दिया है, क्वेल घरेलू पक्षी होते हैं। क्वेल देख रहे हो ना सिलेबस से कितनी गहराई में। भाई मुर्गी घरेलू पक्षी आजकल हो गई है, ठीक है। सबके घर में आजकल मनोरंजन के लिए या फिर कई सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पर्पस के लिए लोग पालते हैं। बड़ी हो जाती है तब काट के खा भी जाते हैं बहुत सारे लोग। आजकल तो पहले मुर्गा समय बताने के लिए यूज़ किया जाता था, आज तो वो प्रथाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हालांकि आज तो टेक्नोलॉजी ने अलार्म का स्थान ले लिया है, ठीक है। ऐसे स्मार्ट AI टूल वाले अलार्म हो चुके हैं जो आपको स्वतः जगा देंगे। ऐसे चीज़ें आ गई हैं, तो कोई नहीं, हमको उस पर ज़्यादा नहीं, अपनी पुरानी परंपरा को याद रखना, संजोई रखना, ये तो हमारे भारत की पहचान है। और भारत विविधताओं का देश है, और इतनी विविधता होने के बावजूद मेरे भाई बहुत एकता है, बहुत ही ज़्यादा एकता है। और इस विविधता में कुछ हमारे दलदली जो कीचड़ वाले लोग हैं वो बाधा पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें उन कीचड़ों पे पानी फेंक के उनको स्वाहा कर देना है मित्रों, स्वाहा कर देना है। 5 नंबर क्या है? बताइए कि क्वेल एक होता है वो किस वर्ग का पक्षी है? क्वेल पक्षी होता है, और वर्ग कौन सा है? घरेलू पक्षी। तो ये घर में पाला जाता है, क्वेल घर में पाला जाता है। क्वेल किसके किसके घर में है भाई बताओ, अगर है तो बताओ, कल आएंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि जो बत्तख होता है डक के प्रजनन के लिए किस तरह की नस्ल ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो भारी नस्लें होती हैं, भारी नस्लें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारी नस्लें, ठीक है। नर और मादा पक्षियों में प्रजनन तंत्र का मुख्य अंतर क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उद्देश्य क्या है? तो पक्षी की गुणवत्ता को सुधारना। काफ़ी चाहिए आपका, पूरा का पूरा एक टॉपिक बनेगा मित्रों, इसको मैं ढंग से किसी दिन पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। AI इसको कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, इंसेमिनेशन है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़रूरी है इसको बताना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में केवल प्रैक्टिकली नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिकन के प्रजनन में सिलेक्शन का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मजबूत और उच्च उत्पादक पक्षियों का चयन। साथियों बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपका बी हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन साथियों। कूलिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर या कम उत्पादक पक्षियों को हटाना। साथियों कुछ विकल्प आपको लग रहा होगा, कुछ उत्तर प्रश्न आपको रिपीट, लेकिन रिपीट नहीं है, उनके उत्तर चेंज कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको 2-3 बार हम उनका रूप बदल कर दे देते हैं, ताकि आपको पूरी तरह के कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाए। सारे डाउट आप यहीं छोड़ के जाएं, एक ज्ञानपीठ के चैनल पर बंदूक की गोली की तरह मार के जाएं। 11 नंबर, ब्रायलर और लेयर पक्षियों में मुख्य अंतर क्या है? तो ब्रायलर मांस के लिए और लेयर अंडे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायलर और लेयर के बारे में क्वेश्चन बिना बनेगा नहीं साथियों, देख लेना। तो ब्रायलर और लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, कौन सी नस्ल क्वेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्लैक क्वेल। यूनिवर्सिटी CSGM और लखनऊ यूनिवर्सिटी हमेशा क्वेल के बारे में जानकारी पूछती रहती हैं, क्वेल के बारे में, भाभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें देखना। अगला है, मादा पक्षियों में अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, अंडे बनाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 14 नंबर, नर पक्षी में टेस्टिस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया में मादा पक्षी के अंडाशय से एग निकाला जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नस्ल लेयर के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, व्हाइट लेग हॉर्न जो होती है उसी को नस्ल को लेयर कहते हैं। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे क्वेश्चन को छोड़ दूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है। अगर छोड़ोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारोगे, ये बाद में रहोगे, मेरे तो बेक लग गई। पोल्ट्री में स्ट्रेन का क्या अर्थ होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है एक विशेष उप नस्ल को स्ट्रेन कह देते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका स्ट्रेन कह देते हैं। ब्रायलर के उत्पादन में क्या मुख्य कारक होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, आहार और स्वास्थ्य जो होते हैं मुख्य कारक होते हैं मित्रों। ऑप्शन हो जाएगा ए। बताइए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब उपयोगी होता है? उपयोगी होता है नस्ल सुधार के लिए। 19 का बी, नस्ल सुधार के लिए। कौन सी नस्ल मुख्य रूप से अधिक वजन बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है? ब्रायलर नस्लें जो होती हैं वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। क्वेल की औसत अंडा उत्पादन अवधि कितनी होती है? तो 20 से 24 सप्ताह, 20 से 24 हफ्ते या सप्ताह होती है मित्रों। अगला है 22 नंबर,
नर और मादा पक्षियों के प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग केवल मादा पक्षी में होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडा से होता है मित्रों। ऑप्शन हो जाएगा ए, अंडा से होता है। अगला है, कौन सी नस्ल बतख के लिए सबसे उपयुक्त है? तो पेकिन होती है, पेकिन होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पेकिन होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा पक्षियों के प्रजनन में सुधार किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। अगला है, पोल्ट्री प्रजनन में फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है? फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है अंडे में निषेचन की दर साथियों। हो जाएगा बी नंबर आपका। 26 नंबर है आपका, कौन सी नस्ल चिकन के लिए सबसे अधिक अंडा उत्पादन करती है? तो व्हाइट लेग हार्न जो होती है सर्वाधिक अंडे को उत्पादित करती है। क्वेल में प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है? ऑप्शन नंबर ए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25। किस पक्षी के प्रजनन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सबसे अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, चिकन और बतख का, चिकन और बतख का। अगला है 29 नंबर, कौन सी नस्ल बतख के लिए भारी होती है? तो हो जाएगा बी नंबर, पेकिन होती है जो बतख के लिए भारी होती है। नर पक्षी के प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग शुक्राणु का उत्पादन करता है? हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। साथियों कौन सा क्वेश्चन छोड़ोगे? एग्री ज्ञानपीठ छोड़ने नहीं देगा, जाओ छोड़ के भाई, जाओ छोड़ के, करोगे नुकसान वही पीछे दौड़ के आ जाएगा 31 नंबर पे। सिलेक्शन के लिए दौरान किन पक्षियों को चुना जाता है? स्वस्थ और उत्पादक पक्षियों को, स्वस्थ और उत्पादक पक्षियों को। अगला है, देखो एग्री ज्ञानपीठ हमेशा क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन देता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बीच में एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो बेसिक नॉलेज पे होता है, थोड़ा ज्ञान होगा हो जाएगा। फिर एक ऐसा दे देता है कि भाई बीच बीच में कि वो तो हलुआ हो जाता है, कल बच्चा जन्म लिया उसकी छठी नहीं हुई है वो आज कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्री ज्ञानपीठ को पता है स्टूडेंट का नेचर क्या होता है। स्टूडेंट हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ों को खोजता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, उन्हीं को आप कहते हो ये सिलेबस के बाहर पूछ दिया, होता है सिलेबस के अंदर लेकिन आपने डीप में पढ़ा नहीं होता है, उतना डीप में भी नहीं पूछता है जितना आप लोग डीप का भूकाल बना देते हो। तो भूकाल बनाने से बढ़िया भैया सिलेबस आप अगर आपसे पता, अगर देखो ऐसे लोग बहुत होते हैं जो यही कहेंगे सिलेबस से नहीं पूछा है, और मैक्सिमम लोग होते हैं उनको सिलेबस से नहीं पता है। उनसे पूछ दो भैया क्या सिलेबस है, अब भाई तुमको सिलेबस नहीं पता है तो तुमको ये कैसे पता है कि सिलेबस के बाहर पूछ दिया। कुछ भी नहीं पूछता है सिलेबस के बाहर, और इतना हाई एग्जाम नहीं है जो सिलेबस के बाहर पूछ दे। एक से एक बड़े एग्जाम होते हैं वो सिलेबस के दायरे में रह के बात करते हैं। ये तो छोटे मोटे हैं साथियों, छोटे मोटे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने अर्जुन की तरह एग्री ज्ञानपीठ के वीडियोस और नोट्स हैं उन पर ध्यान देना है। हम नोट्स ज़्यादा नहीं देते हैं, नोट्स नहीं देते हैं। अगली बार नोट्स वाला प्रोग्राम शुरू करूँगा। वो इसलिए शुरू करूँगा भाई, देखो बात ये होती है अगर आप तैयारी कुछ दिन पहले कर लोगे एग्जाम के 2-4 महीने पहले तो स्वतंत्र रह जाओगे। केवल तब तक आप कंपटीशन की तैयारी करो, कोई बोझ नहीं रहेगा। और हाँ 95% 96% आप परसेंटेज भी लाओगे। और इस बार एग्री ज्ञानपीठ ने वादा किया है कि 95 से 96% नंबर आने चाहिए टॉप 50 वाले लोगों के, टॉप 50 में आने चाहिए साथियों। 32 नंबर है, कूलिंग का उद्देश्य क्या है? तो कूलिंग का उद्देश्य कमजोर पक्षियों को हटाना, कूलिंग कर दो भाई उनकी। ब्रायलर पक्षी की औसत वजन वृद्धि कितने दिनों में होती है? औसत वजन वृद्धि कितने दिनों में होती है? तो 30 से 40 दिन में हो जाती है, 30 से 40 दिन में हो जाती है। अगला है, स्ट्रेन का मतलब हो जाता है नस्ल का उपप्रकार या उपसमूह। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या इस्तेमाल होता है? तो बी हो जाएगा शुक्राणु। अगला है, कौन सा पक्षी तेजी से वजन बढ़ाता है? तेजी से वजन बढ़ाता है तो ब्रायलर, ब्रायलर तेजी से वजन बढ़ाता है भाई। लेयर पक्षी की औसत अंडा उत्पादन अवधि होती है? ऑप्शन सी 50 से 60 सप्ताह होती है मित्रों। कौन सी नस्ल क्वेल के लिए सबसे अधिक अंडे देती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जापानी क्वेल जो होती है सबसे अधिक क्वेल के लिए अंडे देती है। कौन सी है? वो जापानी है, काफ़ी लोग इंडियन लगा के आएंगे तो जापानी है। फर्टिलिटी का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, निषेचित अंडों की संख्या। अगला है 39 का बी, 40 चिकन के प्रजनन में ओवुलेशन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं साथियों। ब्रॉयलर के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटीन युक्त आहार सबसे जरूरी होता है ब्रॉयलर के लिए। क्वेल के प्रजनन में इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 16 से 18 दिन। अगला है, किस पक्षी का रिप्रोडक्शन सबसे तेजी से होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेल का हो जाएगा साथियों, क्वेल का हो जाएगा। अगला है 44 नंबर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो शुक्राणु किससे लिया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, मेल पक्षी से। अगला हो जाएगा 45, चिकन प्रजनन में सिलेक्शन का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्पादक पक्षियों का चुनना, उत्पादक पक्षियों का चुनना। कूलिंग कब किया जाता है? तो कब करते हैं? डी नंबर, जब पक्षी बीमार हो, जब पक्षी कमजोर हो, जब पक्षी कम उत्पादक हो तब कूलिंग किया जाता है। ब्रॉयलर के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 से 28। लेयर के लिए उचित तापमान होना चाहिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस।
पोल्ट्री में फर्टिलिटी रेट का महत्व क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रजनन की गुणवत्ता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी साथियों। अगला है 50। कौन सी नस्ल बतख के लिए उपयोगी है? तो पेकिन नामक नस्ल जो होती है मित्रों, कौन सी है? पेकिन होती है। थोड़ा नीचे देख लो, पेकिन होती है जो बतख के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन सा पक्षी अधिक तेजी से वजन बढ़ाता है? तो भाई ब्रायलर, आपने बता दिया था, तो हो जाएगा बी। किस प्रक्रिया में नर पक्षी के शुक्राणु को मादा पक्षी अंडाशय में डाला जाता है? तो अब यही होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसकी परिभाषा है साथियों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोयल के प्रजनन में किस प्रकार की देखभाल जरूरी है? तो भाई डी हो जाएगा, पोषक संतुलित भोजन, उचित तापमान नियंत्रण और स्वच्छ वातावरण, तीनों जरूरी हो जाते हैं। 53 का डी, तीनों जरूरी हो जाते हैं। चिकन के प्रजनन में ब्रीडिंग सेशन कब होता है? तो वर्ष भर होता है भाई, ध्यान रखना, वर्ष भर। कुछ लोग लिखेंगे गर्मी में, सर्दी में, दिमाग लगाएंगे, लेकिन वर्ष भर होता है, वर्ष भर। ठीक है, अगला है कौन सी नस्ल मुख्य रूप से अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो व्हाइट लेघार्न जो होती है अंडा उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है ये। कौन सी नस्ल बतख के लिए भारी वजन वाली मानी जाती है? तो पेकिन, ये हो चुका है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रयोग होने वाले उपकरण क्या है? तो स्पर्म कलेक्टर कहते हैं भाई। ये कलेक्टर कौन है? डीएम साहब वाले नहीं, स्पर्म कलेक्टर एक अलग होता है, एक टूल होता है। ब्रोडिंग का मतलब होता है नवजात पक्षियों को गर्म रखना। भाई इसी को कितने हैं मित्रों? ब्रोडिंग। देखो एक से एक हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, कई सारी हमने टर्मिनोलॉजी आपको बता दी। यही टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछी जाएंगी। ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपने इंटर फर्स्ट ईयर और बैचलर कर रहे हो तो नहीं पढ़ी होंगी, ना ही सुनी होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी पूछ देती है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में आपने ढूंढ नहीं पाया है। ढूंढ क्यों नहीं पाया है? क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ जैसा चैनल आपको रियलिटी चैनल मिला नहीं है। आप इधर उधर वीडियो देखते रहे, एक ने डाल दिया भाई 50 क्वेश्चन का पूरा हल दे दिया है, पुराना पेपर है, इसी से। भाई पुराने पेपर से कुछ ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, मेरी बात मान लो। जाओ 5-6 साल के जो भी आए हैं, जाओ, जब तक यूनिवर्सिटी ने पुराने पेपर बनाए रट के जाओ, देखो कितने क्वेश्चन मिलेंगे। भैया सिलेबस आपका बदल गया है। हर एग्जाम में देखो, छोटे हों बड़े, लेकिन पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है मित्रों। कर तो पुराने ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप बदल दे रहा है। और हम पुराने पेपर को साथ में लेके चलते हैं। हर वीडियो में आपको 2 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिलेंगे। और जब हर वीडियो में हम 2 से 4 करा दे रहे हैं, और ऐसे कितने वीडियो में हम आपके सारे पेपर निपटा देते हैं साथियों। और जो जरूरी नहीं होते उनको क्या पढ़ना है साथियों? जो जरूरी नहीं है उनको क्या पढ़ना है? ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हम पुराने पेपर आपको बातों में ही निपटा देते हैं। केवल आप अगर हमारी बातों को सुने, पुराने पेपर बातों से ही निपटा देते हैं साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। ठीक है, हम पुराने पेपर क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि हम इसी में शामिल कर देते हैं ना। हम भी पुराने पेपर डाल के व्यूज़ बढ़ा लें, भाई बड़ा थंबनेल लगा दें, आओ भाई पूरे क्वेश्चन। हमको ये दिखावा नहीं पसंद है मित्रों, दिखावा नहीं पसंद है। हम अपनी अंतरात्मा से पढ़ाते हैं। भले 10 व्यूज जाएँ, अच्छे आएँ, 10 लोग देखें, अच्छे देखें और बढ़िया हाईएस्ट परसेंटेज बनाएं। उनके पेट पे छुरी नहीं मारना है साथियों, छुरी नहीं मारना है। इसलिए हम सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। हर दिन कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कर्तव्य दिखाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी आपसे पूछो कि ईमानदारी से पूछो साथियों कि क्या हम ईमानदार हैं पढ़ाई के साथ। अगर आपका पैसा लगता है तो कोई नहीं करता, भले जो भी सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं होते। पैसा नहीं लग रहा है मित्रों कोई भी, बल्कि आप जैसे सब्सक्राइब कर लेते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबा लेना, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एग्री ज्ञानपीठ ने ये वीडियो डाल दिया है। और हम आगे आने वाले दिन में बहुत इंपॉर्टेंट सूचनाएं डालेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को कहीं नहीं मिलती हैं। तड़प जाते हैं लेकिन मिलती नहीं हैं, और अगर मिलती हैं तो गुमराह करने वाली मिलती हैं। या तो वो एडमिशन कराएगा, उसमें वो उसका धांधली करेगा, कुछ भी बताएगा, उसका अपना प्रॉफिट जरूर होगा। कोई किताब बताएगा तो उसको 5% जरूर मिल रहा होगा। लेकिन एग्री ज्ञानपीठ ऐसा कतई नहीं करता है मित्रों, कतई नहीं करता है। ठीक है, तो साथियों क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ में खुद इतने सक्सेस वाले लोग हैं, ठीक है, उनको नहीं जरूरत है, केवल हमारा अपना शौक है पढ़ाने का। ठीक है, तो और हमें कोई वो जरूरत नहीं है मोह माया की। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कंटिन्यू करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और अगर आएगी नहीं, जब हम कंटिन्यू प्रयास करेंगे, जब कोई देखेगा नहीं, तो मित्रों फिर क्या मनोबल बढ़ेगा? फिर खाक नहीं कुछ होगा। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा समय लेना जरूरी हो जाता है, इतना ही लेंगे, एग्जाम आपका नियरेस्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन अवधि में पक्षी के अंडे कितने दिन तक गर्म किए जाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ऐसे 20 से 22 दिन में गर्म किए जाते हैं। ठीक है, अगला है 59 के बाद 60 नंबर, 60 नहीं 59 तक रखते हैं। कल 1 से शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 2 आपकी खल्लास हो गई है। खल्लास का मतलब पार हो गई है, पार का मतलब खत्म, का मतलब इंड हो गई है मित्रों। 2 यूनिट खत्म हो गई हैं। तीसरे वीडियो में तीसरी यूनिट खत्म हो जाएगी। देख रहे हो ना, 59-60 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं बहुत ही कम समय में, 10 मिनट में, 4 मिनट बातों में। ठीक है, 10-12 मिनट में मैंने करा दिए हैं आपके। तो हमारे कुछ यूट्यूबर भाई साहब इन्हीं 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले बताएंगे क्वेश्चन, फिर चारों विकल्प रटेंगे। बताओ भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या है? सुई, इंजेक्टर, स्पर्म कलेक्टर? कोई नहीं, बताओ कौन सा है, बताओ। 1 मिनट तक बताओ करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सी वाला, हाँ सी है, स्पर्म कलेक्टर, सी हो जाएगा। कोई ऐसे होता है 3 मिनट कहेंगे बताओ। तो भाई ये बेवकूफ़ी हमारे यहाँ नहीं होती है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी नहीं होती है।
ठीक है, हमें बेवकूफ़ी नहीं होती है। हम आपसे कहते हैं हमारे वीडियो देखिएगा, हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना, 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में मत देखना हमारा वीडियो, वरना आप कुछ चीज़ें गुम कर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आपको समझ नहीं आएगा और हम अपनी बातों में इतनी चीज़ें बता देते हैं, इतनी ट्रिक बता देते हैं कि आपका बातों से ही पेपर निकल जाएगा। बेक भर तो आप तो बातों से ही कर लेंगे मित्रों, ठीक है। कोई नहीं, फिर मिलता हूँ तीसरा वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल मैंने जो आपका पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पहली यूनिट जनरल वाली कवर कर ली थी, सेकंड वीडियो लेक्चर में ब्रीडिंग की कवर कर ली थी, और आज थर्ड वीडियो लेक्चर है, आज जनरल मैनेजमेंट वाली चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म कैसे इस्टेब्लिश होता है, कैसे हाउसिंग इक्विपमेंट होते हैं, इंक्यूबेशन एंड जो आपका क्या है इंक्यूबेशन, और आप जब जो आपका हैचिंग होता है अंडों में वो देखेंगे साथियों, हैचिंग देखेंगे। ब्रॉयलर होता है, लेयर होता है, उनका प्रबंध कैसे करते हैं वो देखेंगे। लाइटिंग शेड्यूल फॉर पोल्ट्री, तो लाइट का कैसा क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये आपकी आज तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट को तीसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से 70 क्वेश्चन के द्वारा या 60 क्वेश्चन के द्वारा कवर कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं, 35 नंबर PDF था आपका, 35 नंबर पेज था, एक सेकेंड, 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है आपका, पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? तो प्रदूषण मुक्त और अच्छी सड़क पहुंच वाले क्षेत्र, ताकि वहां से एक्सपोर्ट भी अच्छी तरीके से, आवागमन भी वाहन का हो पाए, परिवहन भी अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। नदियों के पास कहाँ से भाई, नदियों के पास पानी तो ले लोगे, लेकिन कहाँ से रास्ता हो जाएगा भाई, जलमार्ग द्वारा निकालोगे चीज़ों को। नदी किनारे बात तय की हो गई है, तो प्रदूषण मुक्त होना चाहिए भैया, ताकि स्वास्थ्य पर भी प्रभाव ना पड़ेगा और मुर्गियाँ भी सेफ रहें। भाई मुर्गियाँ अगर प्रदूषण वाली चीज़ में बनेगी तो इंसान भी प्रदूषित होगा ना। अगला है 2 नंबर, पोल्ट्री फार्म के लिए किन क्षेत्रों को अलग अलग जोन में बांटना जरूरी होता है? तो ब्रॉयलर, लेयर, फीड स्टोरेज, क्वारंटीन और बेस्ट डिपोजल, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लगा लो साथियों और याद कर लो। पोल्ट्री हाउसिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी उचित वेंटिलेशन होता है और प्रकाश और स्थान। स्थान सबसे ज़रूरी हो जाता है हमारे हिसाब से। स्थान क्या है भाई? सबसे ज़रूरी जो हो जाता है भाइयों, स्थान हो जाता है। एक सेकंड थोड़ा, एक सेकंड। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए प्रति पक्षी न्यूनतम स्थान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 0.07 से 0.09 मीटर स्क्वायर में दिया है। अगला है, पोल्ट्री हाउस में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हवा के संचार से नमी और गंध को कम करना मित्रों, 5 का बी। 6 हो जाएगा, पोल्ट्री फार्म में कौन सा उपकरण अंडे देने वाले पक्षियों के लिए अनिवार्य होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नेस्ट बॉक्स जो होता है, नेस्ट बॉक्स। अच्छा है। अगला है, पोल्ट्री अंडे के लिए इंक्यूबेशन में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला है 8 नंबर, पोल्ट्री अंडे के इंक्यूबेशन अवधि कितनी होती है? तो 18 से 21 दिन होती है। 18 से 21 दिन होती है। इंक्यूबेशन में कैडलिंग का क्या मतलब होता है? कैडलिंग का मतलब होता है अंडों के अंदर भ्रूण की स्थिति को देखना, कैडलिंग का मतलब होता है। ब्रॉयलर पक्षियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ब्रॉयलर पक्षियों का मुख्य उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन करना। अगला है, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए कौन सा पोषण महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च प्रोटीन और ऊर्जा। ब्रॉयलर पक्षियों को कितने समय तक तापमान नियंत्रित यानी ब्रीडिंग रखना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 से 7 सप्ताह तक धीरे धीरे घटाना। अगला है, लेयर पक्षियों के लिए आहार में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? तो कैल्शियम और प्रोटीन। अगला है, पोल्ट्री में प्रकाश का क्या महत्व है? पोल्ट्री में प्रकाश का महत्व है ऑप्शन बी, भोजन की मात्रा बढ़ाने और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए। साथियों, ब्रॉयलर पक्षियों के लिए दिन में कितने घंटे प्रकाश देना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 से 30 घंटे प्रकाश देना चाहिए। 16 नंबर है, लेयर पक्षियों के लिए प्रकाश की अवधि क्या होनी चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 से 16 घंटे होना चाहिए। अगला है, पोल्ट्री फार्म में साफ सफाई का महत्व क्या होता है बीमारी फैलने से रोकने के लिए? साथियों, अगला है 18 नंबर, पोल्ट्री फार्म में किस प्रक्रिया से पक्षियों की संख्या नियंत्रित की जाती है? तो कर्लिंग और सिलेक्शन से मित्रों, कर्लिंग और सिलेक्शन से। पोल्ट्री फार्म में नर्सरी का क्या काम होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटे चूजों की देखभाल करना नर्सरी का काम होता है। पोल्ट्री फार्म में क्या क्वारंटाइन क्षेत्र होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बीमार पक्षियों के लिए अलग क्षेत्र मित्रों। अगला है 21 नंबर, पोल्ट्री फार्म में फीडर का मुख्य काम क्या होता है? खाना देना फीडर का मुख्य काम होता है। अगला है 22 नंबर, पोल्ट्री फार्म में ड्रिंकर किस लिए उपयोग होता है? तो पक्षी को पानी देने के लिए ड्रिंकर का प्रयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री बेडिंग का महत्व क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षियों को आराम देना इसका काम होता है। पोल्ट्री फार्म में जो सफाई सामग्री होती है वह मुख्यतः क्या होती है? तो सी हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट होती है।
पोल्ट्री फार्म में जल की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा टेस्ट जरूरी है? तो पीएच टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगला है 26 नंबर, ब्रायलर पक्षियों को भोजन कब दिया जाता है? सुबह और शाम दोनों समय दिया जाता है। अगला है पोल्ट्री फार्म में वेंटिलेशन की क्या भूमिका है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पक्षियों के लिए ताज़ी हवा पहुंचाना वेंटिलेटर की मुख्य भूमिका है। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षी का वजन कितने सप्ताह में वाणिज्यिक स्तर पर पहुंच जाता है? तो 5 से 6 सप्ताह में। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। लेयर पक्षियों का अंडा उत्पादन कब शुरू होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 18 से 20 सप्ताह की उम्र में। अगला है 30, पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की मृत्यु दर कम करने के लिए क्या जरूरी है? तो उचित देखभाल और स्वच्छता जरूरी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म में लाइटिंग शेड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रजनन और वृद्धि को नियंत्रित करना। अगला है 32 नंबर, पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए प्रकाश की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 से 16 घंटे होना चाहिए। अगला है पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों को प्रकाश कितने घंटे देना चाहिए? तो सी हो जाएगा 18 से 30 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समय पीरियड पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के लिए पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सी हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो टेम्परेचर, प्रकाश, आहार और स्वच्छता चारों महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री फार्म में सिलेक्शन का अर्थ होता है पक्षी चुनना जो बेहतर उत्पादन दे सके मित्रों। अगला है पोल्ट्री फार्म में कर्लिंग का मतलब होता है कमज़ोर पक्षियों को हटाना, कर्लिंग या कूलिंग भी कह सकते हो, कूलिंग। पोल्ट्री फार्म में इंक्यूबेटर किस लिए उपयोग होता है? तो अंडे से चूजे को बाहर निकालने के लिए इंक्यूबेटर का प्रयोग आज किया जाता है। पोल्ट्री फार्म में ब्रोडर का कार्य होता है चूजों को गर्म रखना, इसका ब्रोडर का काम होता है। साथियों क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में क्वारंटीन क्षेत्र का उद्देश्य होता है नया पक्षी लाने पर उसे अलग रखना ताकि रोग न फैले, जैसे कि हम कोविड-19 में क्वारंटीन करते थे वैसे ही यहाँ पर भी। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की स्वच्छता का महत्व है क्या है? रोग रोकने के लिए मित्रों, रोग को रोकने के लिए। पोल्ट्री फार्म में फीड स्टोरेज कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? साफ, सूखा और कीट मुक्त होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों की मृत्यु दर सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 0 से 5% होनी चाहिए। 0 से 5% तभी जाके ठीक माना जाता है, 0 से 5% मित्रों। अगला है पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों का औसत अंडा उत्पादन प्रतिवर्ष कितना होता है? तो लेयर का होता है 250 से 300 अंडे होता है, 250 से 300। पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए कौन सा फीड महत्वपूर्ण है? तो बी हो जाएगा उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त होना चाहिए, उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त होना चाहिए। अगला है पोल्ट्री फार्म में नेस्ट बॉक्स क्यों जरूरी होता है? नेस्ट बॉक्स इसलिए क्योंकि अंडा जो देता है उसको देने के बाद उसको कंफर्टेबल यानी आरामदायक जगह बनाने के लिए प्रयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में चिकन के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादन बढ़ाने और रोग कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। पोल्ट्री फार्म में पानी की उपलब्धता क्यों जरूरी है? पक्षियों के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षियों के लिए कौन सा प्रबंधन होता है? तेज वृद्धि के लिए उचित फीडिंग और ब्रूडिंग जरूरी होती है। अगला है 50 नंबर, पोल्ट्री फार्म में सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पक्षियों को रोगों से बचाना, पक्षियों को रोगों से बचाना। पोल्ट्री फार्म में रखरखाव से क्या मतलब है? बताओ भाई, पोल्ट्री फार्म में रखरखाव से क्या मतलब है? तो नियमित सफाई और देखभाल। ऑप्शन ए हो जाएगा, नियमित सफाई करो भाई साहब और उसकी देखभाल करो। ऑप्शन हो जाएगा ए। पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर पक्षी को कब बेचा जाता है? तो 5 से 7 सप्ताह में बेचा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 से 7 सप्ताह में बेचा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पोल्ट्री फार्म में लेयर पक्षियों के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है बी, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। अगला है पोल्ट्री फार्म में फीड कन्वर्जन रेशियो क्या दर्शाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन की खपत और वजन बढ़ोतरी के अनुपात को दर्शाता है। पोल्ट्री फार्म में बायोसेफ्टी का क्या महत्व है? ऑप्शन हो जाएगा ए, रोगों को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय। ऑप्शन हो जाएगा ए। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की इंटरवल फीडिंग क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, भोजन के लिए समय पर ध्यान देना साथियों। अगला है तो ये 56 क्वेश्चन हो चुके हैं मित्रों। 56 इंच का सीना आपका चौड़ा हो गया होगा 56 क्वेश्चन के माध्यम से। 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, चौथा वीडियो लेक्चर कल आएंगे इसी 4थे सेमेस्टर के इसी पोल्ट्री वाले सब्जेक्ट से। तो चौथे वीडियो लेक्चर में चौथी यूनिट खत्म हो जाएगी। आज 3 यूनिट पूरी हो चुकी हैं। कहने का मतलब हमने कितने 200 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं, बहुत ही 3 ही वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा 500 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा आप आने वाले एग्जाम जो होते हैं उनको भी फाड़ देंगे। केवल बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है बल्कि आने वाले जो चाहे आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, उनके लिए भी ये क्वेश्चन राम बाढ़ रहेंगे। केवल एक क्वेश्चन को संजो कर रखना है मित्रों। फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन आपकी चौथे सेमेस्टर का जो चौथा ही वीडियो होने वाला है, 4th वीडियो होने वाला है। देखते हैं सिलेबस की तरफ। तो पोल्ट्री सिलेबस की तरफ एक सेकंड थोड़ा जूम इन कर लें। तो बीएससी एग्रीकल्चर 411 नंबर पेपर है, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है,
ये जनरल हो चुका था, ब्रीडिंग हो चुका था, तीसरा वीडियो में जनरल मैनेजमेंट, और आज देखेंगे फीड एंड फीडिंग। फीड एंड फीडिंग देखेंगे जो भी होता है पूरा का, थोड़ा वीडियो इसका हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिया हूँ क्योंकि सिलेबस की लाइनें बड़ी हैं, तो जैसा सिलेबस वैसा काम है, ठीक है। तो हम 50-51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। इतना छोटी सी गुजारिश है, सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सीधे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने का फ़ायदा ये होगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, चाहे किसी वीडियो से संबंधित, चाहे आपके सेमेस्टर से संबंधित, चाहे बैग से संबंधित, सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी पोस्ट वहाँ पे आपको मिल जाती है। और पेड क्विज भी वहाँ पे आपको मिलने वाली है, ताकि आप एग्जाम से पहले पेड क्विज लगा के जाएँ, क्वेश्चन को पहले से लगा के जाएँ। जैसा एग्जाम हॉल में पेपर आता है उसी तरीके से हम आपको एक टाइम निर्धारित समय में पेपर देते हैं, ताकि जो भी आपका डर है, जो भी आपके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, जो भी आपसे गलतियाँ होने वाली हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में गलत हो जाएं, और वो सब आपके एग्री ज्ञानपीठ चैनल पे डाउट आउट सारी चीज़ें गलतियाँ छोड़ के यहीं पे जाएं। एग्जाम में कुछ लेकर नहीं जाना है अगर आप एग्री ज्ञानपीठ के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन है, चिकन का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है? तो बहुत जटिल होता है। किसका? चिकन का बहुत जटिल होता है। अगला है, चिकन में भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले जाता है भाई प्रोवेंट्रिकल्स में जाता है, प्रोवेंट्रिकल्स में बी हो जाएगा। चिकन के पाचन तंत्र में मांसपेशियां पाचन अंग कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए कोबैकस है, गिजार्ड है। थोड़ा सा ये टेक्निकल सिलेबस हो जाएगा, चौथा वीडियो लेक्चर यानी चौथा यूनिट। फीडिंग में सीपी का मतलब क्या होता है? तो सीपी का मतलब होता है कच्चा प्रोटीन। सीपी का मतलब कच्चा प्रोटीन, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है? कच्चा। 5 नंबर है, यमी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या होता है? मेटाबॉलिजेबल एनर्जी, मेटाबॉलिजेबल एनर्जी, ठीक है। अगला है, चिकन के लिए फीडिंग में स्टार्टर रेशन कब दिया जाता है? स्टार्टर रेशन दिया जाता है 1 से 3 सप्ताह में। ऑप्शन ए हो जाएगा। फीड फार्मुलेशन में ग्रोवर रेशन का उपयोग कब होता है? 3 से 6 सप्ताह में इसका उपयोग होता है, ग्रोवर रेशन का प्रयोग होता है। लेयर रेशन किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए लेयर रेशन का प्रयोग होता है। अगला है, फिनिशर रेशन का उपयोग कब किया जाता है? फिनिशर रेशन का उपयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतिम वृद्धि के लिए फिनिशर रेशन का उपयोग होता है। अगला है, ब्रीडर रेशन किस लिए होता है? तो प्रजनन और चूजों के विकास के लिए ब्रीडर रेशन होता है। अगला है, FCR का पूरा नाम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है फीड कन्वर्जन रेशियो। FCR का पूरा नाम हो जाता है। FCR का महत्व क्या होता है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा बी, फीड और वजन बढ़ाने के अनुपात। अगला है, चिकन फीड में CP का आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए? तो CP का होना चाहिए बी, 18 से 22%। अगला है, फीड में Me की उपलब्धता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कैलोरी से मापी जाती है, कैलोरी से। अगला है 15 नंबर, चिकन के पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत। अगला है 16 नंबर, फीडिंग में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगला है 17 नंबर, फीड के कौन से घटक में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सोयाबीन मील। फीड प्रोसेसिंग में पैलेटिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फीड के कणों को जोड़ना। चिकन के लिए मशरूम फीड किस लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन स्रोत के रूप में मशरूम फीड जरूरी होता है। CP का अभाव होने पर चिकन में क्या समस्या हो सकती है? तो सभी यानी वजन में कमी, अंडा उत्पादन कम होना, पंख का कमज़ोर हो जाना, तीनों समस्याएं होती हैं। फीड में पोषण संबंधी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, रिकेट्स हो जाती है। अगला है आपका 22 नंबर, चिकन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत किस चरण में सबसे अधिक होती है? तो चूजावस्था में सबसे अधिक होती है, ए नंबर ऑप्शन। फीडिंग में CP रेशियो का क्या मतलब होता है? तो फीड में प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात को CP रेशियो कहते हैं। चिकन के पाचन तंत्र में कोबैकस का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन को पीसना और पचाना कोबैकस का कार्य है। चिकन फीड में कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन सबसे आवश्यक होता है। फीड में उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कच्चा प्रोटीन का विश्लेषण। अगला है आपका, चिकन के पाचन तंत्र में प्रोबैट्रिकल्स का क्या कार्य है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भोजन को रासायनिक रूप से बचाना। अगला है, फीड फार्मूलेशन में स्टार्टर फीड में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 20 से 22% साथियों, 20 से 22%। तो चलिए साथियों, यहीं तक रखता हूँ, लेकिन रहने दीजिएगा। चलिए
लगातार MCQ जारी रखता हूँ भाई, जारी रखता हूँ, कुछ नहीं छोड़ेगा एग्री ज्ञानपीठ। चिकन के लिए ग्रोवर रेशन में CP की मात्रा कितनी होती है? तो 16 से 18 CP। CP का फुल फॉर्म चंद्र प्रकाश नहीं, देख लेना भाई साहब, CP का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। लेयर रेशन में कैल्शियम की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 3 से 5, 3.5 से 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेयर रेशन में। अगला है फिनिशर रेशन में ऊर्जा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फिनिशर रेशन में ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए 2800 से 3000 कैलोरी प्रति किलोग्राम। चिकन में पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा होता है? भाई तीनों एंजाइम जरूरी होते हैं। कौन कौन से नाम देख लो, एमाइलेज है, पेप्सिन है और लाइपेज है। अगला है 32 नंबर के बाद 33। फीड में उपलब्ध मेनेटेबल एनर्जी की इकाई होती है तो क्या होती है? कैलोरी और किलोजूल दोनों होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए बी, दोनों कैलोरी और किलोजूल दोनों हो जाती है मित्रों। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34। फीड में फाइबर की अधिकता से क्या होता है? क्या समस्या हो सकती है? अगर फाइबर ज़्यादा है फीड में तो पाचन में समस्या होगी, बिल्कुल वजन बढ़ने में बाधा होगी और ऊर्जा तीनों की कमी। अगला है तीनों समस्या हो जाएगी। चिकन की पोषण संबंधी कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी होती है? तो ए हो जाएगा रिकेट्स होता है, रिकेट्स चिकन के पोषण संबंधी कमी। अगला है फीड में विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो दृष्टि खराब हो सकती है विटामिन ए अगर फीड में कमी है विटामिन की ए की। चिकन फीड में सोयाबीन मील का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन का स्रोत होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है। अगला है फीड फार्मूलेशन में ब्रेकफास्ट रेशन होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए स्टार्टर रेशन होता है, स्टार्टर रेशन होता है। चिकन के लिए ब्रीडर रेशन में प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 15 से 17% होती है। अगला है 40 नंबर। चिकन के लिए फीड में प्रोटीन और ऊर्जा का सही अनुपात क्या कहलाता है? तो CP रेशियो कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, CP रेशियो कहलाता है। अगला है फीड में मक्का किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का है साथियों। ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। चिकन के पाचन तंत्र में क्लोआका का क्या कार्य है? क्लोआका का कार्य है मल और मूत्र का निष्कासन, क्लोआका का कार्य है। अगला है फीड में विटामिन ई की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांसपेशियों की कमजोरी। चिकन के लिए फीड में नमक यानी सोडियम की आवश्यकता किस लिए होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, शरीर में जल संतुलन के लिए होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। फीड में कैल्शियम की कमी से चिकन में क्या समस्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कमजोर हड्डियों और कम अंडा उत्पादन के लिए। अगला है आपका 46 नंबर। फीड प्रोसेसिंग में कंसी का मतलब क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, फीड के कणों को तोड़ना या पीसना। 47 नंबर है चिकन के लिए फीड में विटामिन के किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा ए, रक्त के थक्के जमाने के लिए। अगला है फीड में फास्फोरस की कमी से क्या समस्या? भाई फास्फोरस की कमी होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अगला है देखो इंसान में और फीड में बात यह की है, ठीक है, जो इंसान में कमी वो फीड में, चाहे डी हो रिकेट्स की कमी, चाहे हड्डियों की कमी फास्फोरस से। अगला है 49 नंबर। चिकन फीड में तेल या फैट किस लिए जोड़ा जाता है? तो ऊर्जा स्रोत के लिए जोड़ा जाता है, ऊर्जा स्रोत के लिए जोड़ा जाता है। फीड फार्मूलेशन में एनर्जेटिक फीड का क्या मतलब होता है? एनर्जेटिक मतलब उच्च ऊर्जा वाला फीड, उच्च ऊर्जा वाला फीड। फीड में लोहा यानी Fe की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो जाहिर सी बात है एनीमिया की समस्या होगी। अगला है चिकन में CP और Me का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:12 से 14 होना चाहिए। अगला है फीड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो विटामिन और खनिज होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। फीडिंग में ग्रोथ रेट को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, फीड की गुणवत्ता। ऑप्शन ए, फीड की गुणवत्ता। चिकन फीड में ऊर्जा की मुख्य इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा किलो कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है। चिकन की डाइट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊर्जा चयापचय, ऊर्जा का चयापचय। चिकन में फीड की खपत को मापने वाला पैरामीटर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए साथियों, फीड इंटेक होता है, फीड इंटेक होता है। फीड में विटामिन सी की कमी से चिकन में क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ऑप्शन ए। चिकन के लिए फीड में कौन सा खनिज हड्डियों के विकास में मदद करता है? तो कैल्शियम मदद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 का 60 नंबर है। फीड में एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकने वाले तत्व होते हैं। 61 नंबर है। फीड में मौजूद कौन सा तत्व चिकन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं साथियों। चिकन के लिए फीडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो फीड को सही मात्रा और समय पर देना सबसे अच्छी मात्रा होती है। अगला है फीडिंग में FCR बेहतर होने का मतलब, अगर FCR बेहतर है तो उसका मतलब है कम फीड में ज़्यादा वजन बढ़ना। FCR इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी अच्छा आपका टर्म है। चिकन फीड में ऊर्जा की कमी
होने पर क्या होता है? तो वजन कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। अगर चिकन फीड में ऊर्जा की कमी है तो वजन हो जाएगा कम, वजन हो जाएगा कम। ज़्यादा करना है तो बढ़ाइए एनर्जी को। चिकन फीड में कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के, हड्डियों के विकास के लिए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन डी। कैल्शियम के थोड़ी ना होगा। 66 नंबर है, फीड में प्रोटीन की कमी से पक्षी में क्या समस्या हो सकती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, विकास रुक जाना। चिकन फीड में ग्रोथ फीड किसके लिए होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चूजों के तेज़ी से बढ़ने के लिए। अगला है 68 नंबर, फीड में कंसेंट्रेट्स का क्या मतलब है? तो ए नंबर ऑप्शन, पोषक तत्वों से भरपूर फीड। अगला है 68 के बाद 69 नंबर, चिकन के लिए फीड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है 69 तक है, 70 नंबर आपका इंपॉर्टेंट नहीं था, वो छोड़ दिया है क्योंकि वो आपका रिपीट हो गया था। तो आपके ये 70 क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में मित्रों कर लिए हैं। इसी तरीके से एग्री ज्ञानपीठ आपके मनोबल को कम नहीं होने देगा। इतने क्वेश्चन दे दूंगा, इतने इंपॉर्टेंट दे दूंगा जो आप करते करते परेशान हो जाओगे, आप कहीं भी दूसरी जगह भटक नहीं पाओगे। तो मित्रों फिर मिलता हूँ 5वें वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो है आपका दिखा देता हूँ आपको सिलेबस कितना हो गया था। काफ़ी सिलेबस हो गया है, लगभग 80% से ऊपर हो गया है। तो पहले वीडियो में हमने जनरल चीज़ें देखी थी, दूसरे में ब्रीडिंग, तीसरे में जनरल मैनेजमेंट, चौथे में फीड एंड फीडिंग देखा था, हेल्थ मैनेजमेंट में 5वें में देख लिया था। और आज जो बचा है आपका पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बचा हुआ है। काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनाता है। 1 मार्क जैसी चीज़ों से, ग्रेडिंग से, स्टोरेज प्रिजर्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन बना देता है, जो इसका मुख्य टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं साथियों। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिकन का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है? जटिल होता है। चिकन में देखिए साथियों, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं। एक सेकंड, हाँ सॉरी भाई, यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से, पोल्ट्री में रेनिकट रोग के लिए टीकाकरण कब शुरू किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जन्म के बाद 3 से 5 दिन में। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, यही आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पोल्ट्री में मारेक्स रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो लाइव वैक्सीन लगाई जाती है। गमबोरो बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? तो वायरल बीमारी होती है। गमबोरो बीमारी जो होती है वायरल बीमारी होती है। पोल्ट्री में चिकन पॉक्स रोग का मुख्य कारण होता है वायरस। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्य कारण होता है वायरस। इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस के संक्रमण का मुख्य स्रोत है हवा और संक्रमित पक्षी। सीआरडी का पूरा नाम होता है ऑप्शन ए, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। अगला है, पोल्ट्री में इंटरनल पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राउंड वर्म और हुक वर्म। एक्सटर्नल पैरासाइट्स में सबसे आम कौन सा होता है? तो सबसे आम होता है साथियों माइट्स। ऑप्शन ए। पोल्ट्री में मारेक्स रोग के लिए किस उम्र में टीका दिया जाता है? तो 1 से 3 दिन के अंदर। अगला है 10 नंबर, रानीखेत रोग के लिए सबसे उपयुक्त टीका कौन सा है? साथियों रानीखेत मुर्गी में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टीका कोई सोच भी नहीं पाया होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, गम्बोरो बीमारी पोल्ट्री के किस अंग को प्रभावित करती है? इसका केवल बीमारी का सबसे पहले ध्यान रखना, पोल्ट्री में लगती है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम और बर्सा ऑफ फ्रेबियस, केवल इम्यून सिस्टम ध्यान रखना। ये जब बहुत तगड़ा बनाएगा तब पूछेगा, इम्यून सिस्टम ध्यान रखना है। अगला है, मारेक्स रोग किस प्रकार का कैंसर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर होता है साथियों, न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर होता है। अगला है, पोल्ट्री में इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन ए, खांसी और नाक से पानी आना। अगला है, सीआरडी बीमारी के प्रमुख लक्षण होते हैं, तो लक्षण क्या होते हैं? तो माइकोप्लाज्मा जैसा होता है। चिकन पॉक्स बीमारी पोल्ट्री में किस अंग को? तो ये त्वचा को प्रभावित करती है। अगला है, पोल्ट्री में इंटरनल पैरासाइट्स का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो डिवॉर्मिंग दवाओं से किया जाता है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? तो स्प्रे और धुलाई करते हैं। 1 सेकंड नीचे कर लेते हैं, स्प्रे और धुलाई करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्प्रे और धुलाई करते हैं। रानीखेत रोग के लिए पोल्ट्री में किस उम्र में बूस्टर डोज दी जाती है? तो 3 से 4 सप्ताह में आपको बूस्टर डोज देना पड़ेगा। अगला है, मारेक्स रोग के लक्षण क्या हैं? तो पक्षी का पक्षाघात, एक पक्षी पैर की लकवा। अगला है 20 नंबर, गम्बोरो बीमारी किस तरह फैलती है? तो संक्रमित मल और पानी से फैलती है। अगला है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों में सूजन। ऑप्शन हो जाएगा ए, फेफड़ों में सूजन। अगला है 22 नंबर,
सीआरडी के उपचार में मुख्य दवाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए एंटीबायोटिक्स, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन जरूर ध्यान रखना, जो कि एक एंटीबायोटिक्स है जो सीआरडी के उपचार में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। अगला है, पोल्ट्री में मारेक्स रोग की रोकथाम के लिए किस प्रकार का टीका दिया जाता है? तो टीका जरूर ध्यान रखना है, सारे टीका जरूर ध्यान रखने हैं। आजकल जो मॉडर्न पेपर बनाएंगे वो टीकों से ही बनाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा उपचार आजकल चल रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सबक्यूटेनियस ऑप्शन ए हो जाएगा। चिकन पॉक्स रोग पोल्ट्री में कैसे फैलता है? संक्रमित पक्षी से सीधे संपर्क में फैलता है चिकन पॉक्स, जो खतरनाक होता है। रानीखेत रोग का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम पूछ सकता है भाई, तो क्या है भाई? तो न्यू कास्टल डिजीज़, ऑप्शन ए न्यू कास्टल डिजीज़। पोल्ट्री में डिवॉर्मिंग कितनी बार करनी चाहिए? हर 3 से 6 महीने में कर दो भाई, हर 3 से 6 महीने में। एक्सटर्नल पैरासाइट्स में टिक्स का नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो अकारीसाइड स्प्रे से। अगला है, मारेक्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए नसें और त्वचा के ट्यूमर प्रभावित होते हैं। 29 नंबर है, गंबोरो बीमारी पोल्ट्री में किस आयु वर्ग को अधिक प्रभावित करती है? 3 से 6 हफ्ते के पक्षियों को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अगला है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो कोविड के कारण होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीआरडी के कारण साथियों, सीआरडी के कारण पक्षी में क्या लक्षण होते हैं? अगर सीआरडी होगा तो लगातार खांसी होगी, नाक से पानी आएगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, जो कि कोविड की तरह है। ठीक है, अगला है, पोल्ट्री में मारेक्स रोग का निदान कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा नसों और अंगों की जांच, ऑप्शन हो जाएगा ए। रानीखेत रोग के लिए पोल्ट्री फार्म कौन सी सावधानी जरूरी है? संपूर्ण स्वच्छता और सही टीकाकरण। अगला है साथियों, इसमें सभी ए ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगला है, गंबोरो बीमारी में प्रभावित पक्षी का बर्सा ऑफ रेबियस कैसा दिखता है? तो सूजा हुआ और रक्तस्रावी दिखता है। अगला है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस रोग किस बीमारी में अधिक होता है? तो सर्दियों में अधिक होता है। अगला है, सीआरडी के प्रमुख उपचार में कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग होता है? तो टेट्रासाइक्लिन प्रयोग होता है। अगला है, देखो सारे ऑप्शन देखा करो आप, ऑप्शन जरूरी है देखना। ठीक है, पोल्ट्री के एक्सटर्नल पैरासाइट से बचाव के लिए किन उपायों का पालन करना चाहिए? तो नियमित धुलाई और कीटनाशक छिड़काव करना चाहिए। अगला है, मारेक्स रोग किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन नंबर ए संक्रमित पराग और धूल के माध्यम से फैलता है। रानीखेत रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण के अलावा क्या किया जाना चाहिए? साफ सफाई और संगरोध भी किया जाना चाहिए। गंबोरो बीमारी में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो बर्सा ऑफ फेब्रियस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों ये। ठीक है, बर्सा ऑफ फेब्रियस। इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस का संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमित पक्षी से हवा के माध्यम से फैलता है। सीआरडी के लिए पक्षियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, तो ईवा पक्षी और कमजोर पक्षी। अगला है, चिकन पॉक्स रोग के लक्षण क्या कौन से होते हैं? त्वचा पर दाने और खुजली। अगला है, पोल्ट्री इंटरनल पैरासाइट्स के कारण कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा होती है? तो वजन कम होना और कमजोरी। एक्सटर्नल पैरासाइट्स की उपस्थिति का पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खून को चूस लिया जाता है, चिड़चिड़ापन लगता है और उत्पादन जो होता है वो कैसा कम होता है। मारेक रोग का उपचार संभव है? ऑप्शन ए नहीं, केवल रोकथाम संभव है। एक ऐसा रोग है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानीखेत जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है। रानीखेत रोग की पहचान कैसे होती है? तो उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, कमजोरी होती है और पक्षाघात होता है। अगला है, गंबोरो बीमारी के इलाज के लिए क्या करना चाहिए? तो सपोर्टिव केयर और संक्रमण नियंत्रण करना चाहिए। अगला है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस के दौरान पक्षी में किस अंग की सूजन होती है? तो फेफड़े की सूजन होती है। साफ सफाई। अगला है, सीआरडी के नियंत्रण में सबसे जरूरी साफ सफाई है, उचित वेंटिलेशन और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। अगला है, पोल्ट्री के इंटरनल पैरासाइट्स की पहचान कैसे करना चाहिए? तो मल की जांच करके करना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, 53, एक्सटर्नल पैरासाइट से बचाव के लिए किस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो अगला है अकारीसाइड्स। मारेक रोग में पक्षी के पंख कैसे दिखते हैं? झड़ते हैं और पक्षी कमज़ोर दिखता है, ये होता है मारेक रोग। रानीखेत, देखो मारेक रोग बहुत जरूरी हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन इससे छोड़े मत साथियों। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी रोग से देखने को मिलेंगे, ये कम से कम बता रहा हूँ, अधिक से अधिक नहीं। रानीखेत रोग से संक्रमित पक्षी का मल कैसा होता है? पतला और पानी जैसा। रानीखेत के सभी लक्षण देख लो। गंबोरो बीमारी से बचाव के लिए पोल्ट्री फार्म पर क्या करना चाहिए? तो सही टीकाकरण और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। अगला है, इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी है संक्रमित पक्षियों का अलगाव जरूरी है। संक्रमित पक्षी हैं उनको अलग कर दो मित्रों। अगला है,
CRD रोग में पक्षी में क्या लक्षण नहीं होते? तो दस्त नहीं होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, दस्त नहीं होते हैं। चिकन पॉक्स से प्रभावित पक्षी में किस तरह के दाने दिखाई देते हैं? तो खून से भरे या सूजे हुए दाने दिखाई देते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स के कारण पक्षी में किस तरह की कमजोरी होती है? तो पोषण की कमी के कारण कमजोरी होती है, पोषण की कमी के कारण। एक्सटर्नल पैरासाइट्स पक्षियों में कौन सा रोग फैलाते हैं? तो ऑप्शन ए है, रेनीखेत और मारेक्स रोग। मारेक रोग के प्रमुख लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? तो दस्त शामिल नहीं है, फिर से रिपीट हो गया है। अगला है, रानीखेत रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका सबसे प्रभावशाली है? तो ये बता चुके हैं। अगला है, गंबोरो रोग से बचाव के लिए टीकाकरण के अलावा क्या जरूरी है? टीकाकरण के अलावा और क्या? स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बहुत जरूरी हो जाता है। इन्फेक्शियस ब्रोंचिटिस किस प्रकार की होती है? तो हवा के माध्यम से होती है, हवा के माध्यम से। CRD के इलाज के लिए किस प्रकार की दवाएं उपयोग होती हैं? तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का। चिकन पॉक्स में किस उम्र के पक्षी ज़्यादा प्रभावित होते हैं? तो सभी आयु वर्ग के होते हैं, सभी आयु वर्ग के। इंटरनल पैरासाइट्स के संक्रमण के लिए क्या लक्षण होते हैं? तो वजन कम होना, दस्त, पीलापन। अगला है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स के कारण पक्षियों में क्या समस्याएं होती हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, कम उत्पादन, कमजोरियाँ, खुजली, ये सब होता है। मारकर रोग से बचाव के लिए कौन सा अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए हो जाएगा, शुरुआती टीकाकरण और साफ सफाई। मित्रों, ये आपके 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मित्रों बहुत कहना पड़ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो जब अपलोड होगा एग्री ज्ञानपीठ पे सबसे पहले आपके पास आएगा। और जो भी सेमेस्टर से संबंधित अपडेट होती हैं, बैग से संबंधित जानकारी, बैग फार्म कब आता है, कैसे आता है, क्या भरना है, कितनी बार लगी है, कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें जानकारी लेने के लिए। और जो वीडियो हैं उनका क्रम वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर वीडियो पड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए हैं, वहाँ आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सुविधा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। वहाँ आपको पेड क्विज भी चलती है, एग्जाम देने से पहले आपको पेड क्विज लगा के भी जाना होता है। तो मित्रों, काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपका कर्तव्य प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करें, ताकि हमारा एल्गोरिदम यूट्यूब को पसंद आए। और लाइक करें, एक भी लाइक नहीं मिलता तो मनोबल बहुत डाउन जाता है। देख तो लेते हो, हमारे यहाँ पे जितने लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये तो आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो, और ये आपकी होशियारी नहीं, बल्कि आप अपने आप से ईमानदार नहीं है। मित्रों, कल पढ़ाऊँगा, एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, एथिक्स वाला, तो शायद आपके नहीं है, दूसरे सेमेस्टर, अगले सेमेस्टर में किसी में है, तो आप उसमें बताऊंगा मैं मित्रों ये चीज़ें, कि ईमानदारी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है मित्रों पढ़ाई के साथ ये रखना, ताकि तब आप सफल बहुत अच्छे तरीके से होगे मित्रों। तो ये आपका कर्तव्य बनता है। हम तो अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, और आपको अपना कर्तव्य खुद निभाना चाहिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।